हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माइक्रोमैथ्स। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी टाइप का है, मतलब बोर्ड में आने के चांस है। अब तो 10वीं बोर्ड रही नहीं, लेकिन ये वार्षिक परीक्षा में भी आने के बहुत ज़्यादा चांस है इस तरीके के क्वेश्चन के। तो 5वां सवाल है आकृति 6.20, यानी कि ये वाली आकृति। इसमें दे रखा है DE समांतर OQ। ये जो DE है ये इसमें ये समांतर है OQ के, और DF समांतर OR ये इसके समांतर है, ये वाले। तो इसमें हमें दर्शाना है कि EF समांतर QR, ये हमें दर्शाना है। क्या समांतर है? EF समांतर QR। तो अब देखिए हम कैसे करते हैं इस सवाल को। तो दोस्तों, हमने एक बहुत ही अच्छा सा त्रिभुज बना लिया, सेम टू सेम उसकी 2 कॉपी डुप्लीकेट। इसमें भी वही है, आप लिख लीजिए। दिया गया है गिवन, हमें क्या दिया गया है? ये जो मैं इसको नाम देना भूल गया, ED, ये हमें दिया गया है ED समांतर QO, या फिर बोल सकते हैं DE समांतर OQ, कोई भी बात नहीं। ED DA एक ही बात है। DE समांतर OQ ये दे रखा है, और क्या दे रखा है? DF समांतर OR, DF समांतर OR। तो अब हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख लीजिए, सिद्ध करना है, प्रूव। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। प्रूव, ये समांतर है इसके, ये सिद्ध करना है। EF समांतर QR, ये सिद्ध करना है। अब आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि ये सिद्ध कैसे होगा। ये सिद्ध इस तरीके से होगा कि हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय का विपरीत, यानी कि थेल्स प्रमेय तो कहती है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। अब हमें सिस्टम उल्टा करना है, यानी कि इसको समांतर दिखाना है। तो हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं के जो टुकड़े हैं उसका अनुपात अगर सेम आता है, तो तीसरी भुजा उस अन्य भुजा के समांतर होती है। तो हमें इन दोनों का अनुपात सेम लाना है। अब वो कैसे आएगा वो देखिए। हमें दे रखा है DE समांतर OQ, काय में DE समांतर OQ। अब आप इस वाले त्रिभुज पे ध्यान दीजिए, ये इतना इतना त्रिभुज, ये यहाँ से लेके इतना, ये छोटा त्रिभुज आपको बनता हुआ नजर आ रहा। अब लिखिए त्रिभुज POQ में, त्रिभुज OPQ POQ एक ही बात है, त्रिभुज POQ में, है ना। इसमें देखिए क्या दे रखा है? DE समांतर OQ, DE समांतर OQ। तो अब हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि PD बटे DO, क्या थेल्स प्रमेय क्या कहती है? त्रिभुज की एक भुजा यानी कि OQ के समांतर खींची गई रेखा यानी कि ED अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। अन्य दो भुजा यानी PQ और PO, ये दो भुजा है एक, और ये, इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं PE बटे EQ बराबर PD बटे DO। PE बटे EQ बराबर PD बटे DO। अब ये काय से लिखा हमने? लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से लिखा। अब नजर डालिए त्रिभुज POR पे। इसमें क्या दे रखा है? DF समांतर OR, ये भुजा इसके समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? PD बटे DO बराबर PF बटे FR। लिखिए त्रिभुज POR में PD बटे DO बराबर PF बटे FR। ये भी हमने कैसे लिखा? थेल्स थ्योरम, यानी कि थेल्स प्रमेय से ये लिखा हमने। अब इसे समीकरण नंबर 1 नाम दीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 नाम दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये PD बटे DO किसके बराबर है? PE बटे EQ के। यहाँ पे क्या है? PD बटे DO, यहाँ पे भी है। ये किसके बराबर है? PF बटे FR। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें
पी एफ बटे एफ आर और पी ई बटे ई क्यू, ये एक ही चीज़ के बराबर है। और जब कोई दो चीज़ किसी एक चीज़ के बराबर होती है तो हम कह सकते हैं कि वो आपस में भी बराबर होती है, यानी कि बाय द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, यानी कि समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब देखिए पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, यहाँ पे पी ई बटे ई क्यू यानी कि पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ये हमारा उत्तर आया अभी समीकरण नंबर 3 में। और याद कीजिए जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का जब अनुपात, दो भुजाओं के जो टुकड़े रहते हैं जैसे पी ई और ई क्यू, पी एफ और एफ आर, जब इनके अनुपात सेम होते हैं तो वो भुजा तीसरी भुजा अन्य भुजा के समांतर होती है, यानी कि क्यू आर और ई एफ ये दोनों समांतर है क्योंकि इनका जो अनुपात है इन दो भुजाओं का वो सेम आया। तो हम लिख सकते हैं कि ई क्यू ई एफ समांतर क्यू आर। और ये आपकी किताब में दे भी रखा है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात समान होता है तो वो भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब चलिए अगले सवाल पे। तो चलो आते हैं छठे सवाल पे। आकृति 6.21 यानी कि ये वाली आकृति, इसमें क्रमशः ओ पी ओ क्यू ओ आर, ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी, ये रहा ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर ए बी और सी बिंदु है। जानते हैं इससे कोई मतलब ही नहीं हमें। इस प्रकार है कि इससे मतलब है कि ए बी समांतर पी क्यू, यानी कि आप समझिए, ध्यान से समझिए, इससे ही पूरा सवाल होगा। ए बी इसके समांतर है पी क्यू के। अगर आपको त्रिभुज टेढ़ा मेढ़ा करके दे दिया है तो आप इस तरीके से समझिए। अब आपको सीधा त्रिभुज दिख जाएगा। इसमें ये जो ए बी है ये पूरा त्रिभुज दिख रहा है आपको, पी ओ क्यू। इसमें जो ए बी है ये इसके समांतर है। अब यहीं से समझ जाइए थेल्स प्रमेय से कि ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू, ये थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं हम। यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि बी सी समांतर क्यू आर, यानी कि ये जो लाइन है ये इसके समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर है। अब चलिए हम इसे कैसे सिद्ध करते हैं वो आपको समझाते हैं। तो हमने उसके डुप्लीकेट आकृति तैयार कर दी है। अब देखिए इसको आप पलट के देखिए जिससे आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरीके से इसमें आपको नजर आ जाएगा पी ओ क्यू, ये त्रिभुज ये वाला, ये वाला त्रिभुज नजर आया। इसमें क्या दे रखा है, ए बी समांतर पी क्यू, ये दे रखा हमें। तो जब त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, ये क्या थेल्स प्रमेय है। तो अब देखिए अन्य दो भुजाएं कौन सी है, ओ पी और ओ क्यू, इन्हें समान अनुपात में विभक्त करती है, यानी कि ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू, यही है थेल्स प्रमेय से। तो ये जो टुकड़े हैं ये ओ ए का अनुपात क्या है, सबसे पहले आप लिखिए, सबसे पहले लिखिए गिवन। परीक्षा में लिखना बहुत जरूरी है, इसके भी नंबर मिलते हैं। ये अगर आप नहीं लिखेंगे व्यवस्थित के गिवन और प्रूव, यानी कि दिया गया है और सिद्ध करना है, तो आपके परीक्षा में नंबर कट जाएंगे। गिवन हमें क्या दे रखा है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर पी क्यू ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, ए सी समांतर पी आर, ये हमें समांतर दे रखी है। और हमें प्रूव करना है, यानी कि दर्शाना है कि बी सी समांतर क्यू आर। अब चलिए इसका सॉल्यूशन यानी कि हल। अब आप त्रिभुज पी ओ क्यू पे नजर डालिए, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू, इसमें दे रखा है ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू। तो अब हम लिख सकते हैं कि ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू, ये थेल्स प्रमेय से लिखा, ओ ए बटे ओ पी, ओ ए बटे ए पी
बराबर ओ बी बटे बी क्यू, ये समीकरण नंबर 1। अब आप नज़र डालिए त्रिभुज पी ओ आर में, ये वाला त्रिभुज, ये और ये वाला। इस त्रिभुज में हमें क्या दे रखा है, ए सी समांतर पी आर, यानी कि ये और ये समांतर है। तो ओ सी बटे सी आर बराबर ओ ए बटे ए पी, यही था ना। तो ए सी बटे सी आर बराबर ओ ए बटे ओ पी, सॉरी ए पी। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। सॉरी एक मिस्टेक होगी इसमें, ओ ए बटे ए पी समांतर है, सॉरी बराबर है ओ सी बटे सी आर। तो यहाँ पे मैंने ए सी लिख दिया, ये आएगा ओ सी बटे सी आर। ये इसके समांतर है, ये दोनों आपस में बराबर है। ये कैसे आया, त्रिभुज पी ओ आर से ये आया। अब हम समीकरण 1 और 2 पे ध्यान देंगे। इसमें ये भी ओ ए बटे ए पी के बराबर है और ये भी ओ ए बटे ए पी के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। अब देखिए ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर कहाँ है, ये ओ बी, कौन सा, ये ओ बी बटे बी क्यू, इसका अनुपात बराबर है ओ सी बटे सी आर के। तो यहाँ पे भी थेल्स प्रमेय का विपरीत कथन लगेगा कि जब त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात जब समान आता है, दो भुजाओं के खंडों का, यानी कि ओ बी और बी क्यू, ओ सी और सी आर का जब अनुपात समान आ गया, तो आप समझ जाइए कि ये भुजा आपस में समांतर है, यानी कि हेंस क्या कह सकते हैं हम, बी सी समांतर क्यू आर। यह हमारा सवाल कंप्लीट होता है। तो दोस्तों 7वां सवाल भी बहुत आसान है, बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक एक बात को आप समझते जाइए और नोटिस कीजिए, फिर उससे आप सवाल सिद्ध कीजिए। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुजा को समद्विभाजित करती है। अब याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये सवाल और भी आसान है। तो आइए हम इसे ट्राई करते। इसको आप मुश्किल मत समझिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली दूसरी भुजा के समांतर खींचे जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं। इसे आप एक एक करके समझिए और आप इसका पहले ग्राफ बनाइए, यानी कि इसका रफ त्रिभुज, तो उससे आपको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उसमें ये बताया गया है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी कोई सी भी भुजा उसका मध्य बिंदु आप पकड़ लीजिए। मान लीजिए मैंने ए बी चुनी, तो इसका मध्य बिंदु, इसको कुछ नाम दे देता हूँ मैं, इसका नामकरण करता हूँ मैं डी से। ये बात क्लियर। मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी कि दूसरी भुजा कौन सी, ये वाली, क्योंकि इसके समांतर खींचूंगा तो ये तो यूं हो जाएगा, तो ये तो त्रिभुज में रहेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं दूसरी भुजा यानी कि बी सी, इसके समांतर एक रेखा खींचूंगा। जैसा प्रश्न में कहा गया ऐसा धीरे धीरे करते जाइए। तो दूसरी भुजा के समांतर खींची जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यह हमें सिद्ध करना है। हमें दे क्या रखा है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी कि बीसी के समांतर खींची गई रेखा डीई, इसे भी कुछ नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को भी। तो हमें सिद्ध करना है कि एई किसके बराबर है, ईसी के, यानी कि ये जो बिंदु है ई, ये इसे समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का अर्थ ये है कि जो ई है ये इसके बीचों बीच बैठा हुआ है, ये समद्विभाजित कहलाता है। तो अब हम देखिए त्रिभुज एबीसी में हमें क्या दे रखा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी कि ए बी का मध्य बिंदु क्या हुआ, डी हुआ। तो हम जानते हैं कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए बी, मध्य बिंदु है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए ये एक रेखा है ए बी
और इस पे एक मध्य बिंदु है डी। तो डी मध्य बिंदु है, इसका अर्थ ये है कि जो ए डी रहेगा वो डी बी के बराबर रहेगा। ये इतना हिस्सा इधर रहेगा, उतना ही हिस्सा उधर रहेगा। जब तो ये इसका मध्य बिंदु हुआ कि वो बिल्कुल बीचों बीच होता है। ए डी बराबर क्या हुआ इसमें डी बी। तो इसी तरह इसमें ए डी बराबर इसमें भी क्या हुआ डी बी। तो ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर है क्योंकि डी इसका मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज एबीसी में डी ए बी का मध्य बिंदु है। तो क्या हुआ ए डी बराबर हुआ डी बी, ए डी बराबर डी बी। ये समीकरण नंबर 1। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, गिवन यानी कि दिया गया है। क्या दिया गया है, डी ई समांतर बी सी, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी कि डी ई किसके समांतर खींची गई है, बी सी के। तो डी ई समांतर बी सी। अब ये समांतर का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि थेल्स प्रमेय लगना। अब तो ये डी ई समांतर बी सी, इसका मतलब ये हुआ कि ए डी का जो अनुपात है डी बी से वही अनुपात है ए सी का ए ई का अनुपात ई सी से। तो हम लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। कैसे लिखा हमने, थेल्स प्रमेय से, बाय द थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम आप लिख लीजिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स, थेल्स प्रमेय से ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डी ए बी का मध्य बिंदु था, तो हमने क्या लिखा था, ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी। यानी कि हम ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी बी, क्योंकि ये भी इसके बराबर है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि डी बी की जगह हम लिख सकते हैं ए डी। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं लिख रहा हूँ ए डी की जगह डी बी। तो यहाँ पे ए डी हमने लिखा डी बी बटे डी बी, इसको चेंज नहीं करना है नीचे वाले को। यानी कि जब हम डी बी रखेंगे तो ये डी बी से डी बी कट जाएगा और इधर ऐसा कैसा बचेगा, ए ई बटे ई सी। तो डी बी एकम डी बी और डी बी एकम डी बी, तो एक बार कटा, तो 1/1 बराबर ए ई बटे ई सी। अब हम ई सी को क्रॉस गुणा में पूछाएंगे, तो ई सी गुणित 1 कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ई सी आएगा। और 1 को इधर पूछाएंगे तो ए ई में 1 का गुणा होगा तो ए ई आएगा वो भी। तो ई सी बराबर ए ई, यानी कि ये जो टुकड़ा है वो इस टुकड़े के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए hence E is the central point of AC। यह हमारा सवाल कंप्लीट होता है। तो दोस्तों 8वां 9वां 10वां सवाल भी इसी तरह है, कुछ भी नहीं है, बस थेल्स प्रमेय का कॉन्सेप्ट है, लगना ही है। पूरा पार्ट ही थेल्स प्रमेय पे आधारित है। तो इसका मतलब जहाँ भी आपको समांतर भुजा दिख जाए तो आप थेल्स प्रमेय वहाँ पे निश्चिंत होकर लगा सकते हैं। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है 8 9 10 में। इसमें भी क्या सिद्ध करना है, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। यहाँ पे भी वही सिद्ध करना है। तो आप ट्राई कीजिए और हमारी अगली वीडियो में ये 8 9 10 अपलोड कर दिए जाएंगे, आप उसे भी देखिए। और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जो डाउट्स नहीं आपको समझ में नहीं आ रहे वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे और उसकी वीडियो जल्द अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।